नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार डॉक्टर संदीप अवस्थी जी की कहानी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी। अक्सर यूं लगता है कि हम जिंदगी क्यों जिए जा रहे हैं। क्या किया हमने अब तक। दिन भर का हमारा खाता कितना भरा, कितना खाली रहा। तो हम पाते हैं कि निरुद्देश्य हम भटके जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। जन्म से अब तक नौकरी, शादी, बच्चे, मकान, बैंक बैलेंस और बस जिंदगी पूरी हो गई। इस मशीनी जिंदगी से वही लोग बचे रहते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य उसको समर्पित होता है। उसके बनाए बंदों में गरीब, दुखी, मजबूर, नारी, दलित, नक्सली, वनस्पति, पशु, परिंदे सभी आते हैं। इनकी संभाल सेवा में ही समर्पित था। दीन दुखियों, असहायों के लिए बना एक 15-20 कमरों का ठीक ठाक घर था, जहां के कर्ता धर्ता राम स्वरूप जी थे, जो स्वयं यहां ऐसे ही पनाह के लिए वर्षों पूर्व आए थे और अब सबके सहयोग से यह वरिष्ठ नागरिक गृह संभालते थे। इसमें अभी करीब 20-25 अधेड़ वृद्ध लोग रहते थे। सभी के सभी सताए हुए नहीं थे। कुछ अपनी मर्जी से, स्वाभिमान से जीने के लिए अपनी पेंशन के पैसे से इसका मासिक शुल्क भरते थे और बच्चों के पास रहकर उनके घरेलू नौकर बनने की बजाय यहाँ अपनी मर्जी के मालिक थे। यहाँ खाना बनाने वाली मिसराइन, झाड़ू खटका, बर्तन वाली और सप्ताह में एक बार डॉक्टर और धोबी की व्यवस्था थी। कुल मिलाकर उम्र के आखिरी पड़ाव पर जो सुविधाएं एक व्यक्ति को चाहिए होती हैं, वह सभी वहां उपलब्ध थीं। शुल्क निर्धारित था, जो अमूमन घर के खर्चे के बराबर ही पड़ता था। सदस्यों के लिए गेम रूम, टीवी कम डाइनिंग हॉल था। वर्ष में 2-4 बार सभी सदस्य प्रांत के दर्शनीय स्थलों पर हो आते थे। इस तरह जिंदगी पूर्णतः अमन चैन से गुजर रही थी। ऐसे शांत वातावरण में अचानक वह हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। यह देख सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। 65 वर्षीय राधाबेन ने 80 वर्षीय कमला जी से कहा, अम्मा सुना तुमने? लो भला बताओ तो, उम्र की इस संध्या बेला में राम राम का नाम लेना चाहिए कि यह सब? कमला बेन के 80 वर्षीय चेहरे पर सिवाय झुर्रियों के और कोई भाव खोजना असंभव था। वह अपनी छोटी छोटी आंखों और पोपले मुंह को चलाती देखती रही राधाबेन को। राधाबेन बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। उधर कमलाबेन, जिन्हें ऊंचा सुनाई पड़ता था, को सिर्फ धुंधली सी आकृति दिख रही थी, जो तेजी से हाथ चलाती न जाने क्या कह रही थी। बीच बीच में देखो तो, शर्म, लोक लाज जैसे शब्द इनके कानों में पड़ते थे। उन्होंने चुपचाप पलंग के नीचे पांव धरे और अपनी लाठी उठाई, चश्मा ठीक किया और पीछे स्थित छोटे से बगीचे में ठाकुर जी के श्रृंगार के फूल तोड़ने चल पड़ी। उधर वरिष्ठ नागरिकों की एक मीटिंग नाश्ते पर चल रही थी। सिंह साहब बोले, भाई मैनू तो यह ठीक लगता है। 2 लोगों के बीच आपसी सहमति का मामला है भाई। चाय का घूंट लेते हुए रेलवे से सेवानिवृत्त 67 वर्षीय तिवारी जी बोले, यह ईश्वर की अनमोल देन है। हमें शांत भाव से इसे स्वीकारना होगा। धीरे धीरे बात संभल जाएगी। उनके पास बैठे सबसे वृद्ध 85 वर्षीय नानक चंद ने अपना हियरिंग एड ठीक किया और अपने विधुर जीवन के 35 लंबे वर्षों के एकाकीपन को याद करते रहे। किस तरह अधेड़ावस्था में उनकी पत्नी दिवंगत हो गईं और उन्होंने अकेले ही जिंदगी काटी। दोनों बेटियां बेटा ब्याह दिया। फिर बेटे बहू ने उन्हें तिरस्कृत, दुत्कारना और खाने पीने के लिए मोहताज बनाने का असफल प्रयास किया। वो तो पेंशन का सहारा था, तो जैसे तैसे जान बचाकर ओल्ड एज होम में वर्षों पूर्व आ गए थे। उन्हें विधुर साथी समीर जी की पीड़ा अपनी लगने लगी, जो आज चर्चा के केंद्र में थे। उधर समीर जी अपने कमरे में बैठे बीते दिनों को याद कर रहे थे। एक दिन ओल्ड एज होम के पिछवाड़े से जाती पगडंडी पर वह चलते चलते झील के किनारे तक आ गए थे।
रास्ते में चारों ओर हरे भरे वृक्ष, फूलों की पत्तियां और मनमोहक खुशबुओं से रास्ता आच्छादित था। भोर में ही वर्षा होकर हटी थी, अतः मिट्टी में से उठती सोंधी खुशबू मन को बचपने की ओर ले जा रही थी, जहां वह ऐसे वर्षा के मौसम में गांव के पूरब में स्थित तलैया में घंटों धमा चौकड़ी मचाया करते थे। खूब जी भर के मस्ती की थी। गांव के दिन याद आते ही 70 वर्ष की उम्र में भी उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। झील के किनारे का वातावरण उस चित्रकार ने ऐसा कर रखा था मानो सारी सुंदरता यहीं पर उड़ेल दी हो। किनारे पर हरे भरे वृक्षों, फूलों की छटा, बोगनवेलिया, चमेली, मोगरा, जूही, गुलाब, यहाँ तक कि पिछली बार जो मंत्री जी ने फूलों के पौधे लगाए थे वह भी इठलाते हुए अपनी छटा बिखेर रहे थे। सामने का मंजर और पुरसुकून था। दूर तक नीला नीला पानी, सामने भूरे भूरे रंग के पहाड़ों की कतार और उन पर ढेर सारी हरियाली। पहाड़ों के पीछे से झांकता क्षितिज मानो यहाँ आने के लिए मचल रहा हो। क्या खूबसूरत मनमोहक दृश्य था। तभी दाईं ओर लगी पत्थर की बेंच पर उनका ध्यान गया। वहां कोई बैठा हुआ था और इस प्राकृतिक सुंदरता का खामोशी से रसपान कर रहा था। एक बारगी तो उन्हें लगा कि वह भी प्रकृति का अंग है। उसका हल्का गुलाबी लहराता आंचल और उड़ते हुए खुले धुले धुले बाल। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और गौर से देखा। हाँ, वही तो थी श्रीमती कादम्बरी, जो कुछ माह पूर्व ही ओल्ड एज होम में अपने बेटे द्वारा छोड़ी गई थी। छोड़ते वक्त उसने कितने कातर भाव से कहा था, बेटा मैं वहीं तुम्हारे घर के पिछवाड़े सर्वेंट क्वार्टर में रह लूंगी, मुझे यहाँ मत छोड़ो। लेकिन बेटे पर उनकी बहू का भय सवार था। वैसे भी उन लोगों की फास्ट लाइफ में वह फिट नहीं बैठती थी। पति का स्वर्गवास हुए 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि घर की मालकिन, पति के सुख दुख में साथ वाली, घर की सांसों में धड़कने वाली यहाँ पहुंचा दी गई थी। उस दिन ओल्ड एज होम में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, पर इस नए मेहमान की बात सुनकर सभी को अपने दिन याद आ गए। उनमें समीर जैसे 2-4 ही थे जिन्होंने स्वेच्छा से इस दुनिया में कदम रखा था और यहाँ रच बस गए थे। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा, महिला के बेटे ने कहा था और जल्दी ही वहां से चला गया था। और वह सूनी सूनी आंखों से देखती रही उसे जाते हुए। क्या इसको उन्होंने अपने हाड़ मास से जन्म दिया था? क्या इसी बेटे के लिए रात रात भर जगी थी वह बीमारी में? उन्होंने गहरी सांस ली, पर अब यही उनकी नियति थी। महिलाओं ने उनका स्वागत किया था। समीर जी ने उन्हें गुलाब के फूलों का गुच्छा भेंट करते हुए कहा था, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब यहाँ हैं, यह भी आपका परिवार है। उसके बाद कुछ ही दिनों में पूरे ओल्ड एज होम में जैसे नए पंख लग गए थे, क्योंकि कादम्बरी जी कुछ ही दिन में वहां के सभी लोगों के स्नेह और निस्वार्थ वातावरण से इतनी प्रफुल्लित हुई कि उनकी रचनात्मकता निखरने लगी। जी हाँ, वहाँ रचनात्मक लेखन, गीत, काव्य पाठ से लेकर वॉलीबॉल, म्यूजिकल चेयर, हाउजी का आयोजन होने लगा। इसमें उनके ही जैसे सक्रिय सहयोगी थे समीर जी। दरअसल वह भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे, बस जरूरत थी एक अदद पार्टनर की, जो कादम्बरी जी के आने से पूरी हो गई। बस वो ओल्ड एज होम धरती का सबसे सुंदर कोना बन गया। वहां जीवन लहलहा उठा। रोज कभी अंताक्षरी, कभी नृत्य, तो कभी यशोदाबेन ठुमरी की तान छेड़ देती। मोरी गली आइयो न कान्हा, तो उधर घोष बाबू गाते, आमी तो माँ के भालो भाषी। कभी वॉलीबॉल मैच होता तो कभी कुछ। ऐसे ही एक दिन वह आया जब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उम्र बढ़ी नहीं है बल्कि पीछे की ओर लौट रही है। उस दिन वह नाश्ता करके लाइब्रेरी में बैठे पुस्तक काशी का 80 पढ़ रहे थे कि कादम्बरी आई और उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने देखा पीले रंग की चौड़ी किनारे वाली साड़ी, बड़ी बड़ी आंखों और सद्या स्नाता होने के कारण गीले बालों का जूड़ा बनाए वह बेहद आकर्षक लग रही थी। वह बोली,
महिलाओं के लिए कुछ प्रतियोगिताएं इस सप्ताह करवाने की सोच रही हूँ। उन्होंने पुस्तक बंद की और मुस्कुराते हुए बोले, जैसे? मेहंदी, रंगोली और एक डिश प्रतियोगिता। वाह, बहुत खूब। वह पुलकित मन से बोले, यह तो बहुत अच्छा विचार है। इसमें चाहती हूँ कि स्थानीय कॉलेज की बुद्धिजीवी किरण जी निर्णायक बने। और लगभग 2 दिन के अथक प्रयासों से प्रतियोगिताएं हुई। सभी ने भाग लिया, किसी ने भाग नहीं लिया तो सहयोग किया। इस तरह का वातावरण, वह भी ओल्ड एज होम में देखकर किरण जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने पुरस्कार बांटते हुए कहा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर, मानो मैं अपने बचपन में वापस चली गई हूँ। मानो मेरे स्वर्गीय मम्मी पापा यहीं आप लोगों में हैं, जो मुझे दुलार रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। सच में आपने इस जगह को धरती पर स्वर्ग बना दिया है। अपनी अदम्य जिजीविषा और बिना पूर्वाग्रह के यहाँ जो स्वच्छ परंपराएं आपने शुरू की हैं, मैं चाहूंगी पूरे प्रांत में रोल मॉडल के तौर पर जाएं। विशेषकर समीर जी और कादम्बरी जी ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। तभी से उनकी और कादम्बरी की दोस्ती गहरी हुई और वह न जाने कब एक दूसरे के लिए विशेष हो गए, उन्हें पता नहीं चला। वह यह भी भूल गए कि उन्हें हंसते बोलते जीने का अधिकार नहीं है। यह फास्ट लाइफ, रात दिन काम, टारगेट की आपाधापी, इन सब में वृद्धों का कोई स्थान समाज में युवा पीढ़ी के लिए नहीं रह गया है। उन्हें आउटडेटेड करार देकर फेंका जा चुका है। पर ऊपर वाले की तस्वीर में बहुत से रंग ऐसे हैं जो अपने समय पर ही प्रकट होते हैं। अब जब वह खाना खाने बैठते तो बिना किसी की निगाह में आए खाना परोसते परोसते कादम्बरी जी उनकी थाली में एक अतिरिक्त कुरकुरा फुल्का रख देती। उन्हें कोई विशेष फल देना होता बिना किसी की निगाह में आए तो वह शर्मा जी, सिंह साहब, वर्मा जी को फल देना शुरू करती और फिर आखिर में उन्हें देती और मुस्कुराकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती। वह भी अभिभूत थे और अपनी दोस्त की खुशी दोबाला कर देते जब कभी शाम को वह अपनी मधुर आवाज में सिंह साहब की फरमाइश पर गीत गाते, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम तुम। पर साहब, प्रेम उम्र का कोई भी दौर हो, कठिन अनसुलझा सवाल ही रहा है। न जाने क्यों हमेशा प्रेम का अंकुरण देखते ही कुछ लोग उसे जड़ से उखाड़ने में लग जाते हैं। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। एक दूसरे को देखकर सूखे गालों पर रौनक आने लगी। बुझ चुकी आंखों की चमक फिर लौटने लगी तो सभी के कान खड़े हुए। ओए समीर, यह क्या हो रहा है? वर्मा, जो उनका हमउम्र था, बोला। हाँ भाई, हमें भी हवाओं में रची बसी प्रेम की खुशबू आ रही है। सोनकर जी ने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अच्छे दोस्त हैं बस? यह दूसरे कमरे में माधुरी थी जो कादम्बरी को छेड़ रही थी। हाँ हाँ भाई, अच्छे दोस्त के नाम से ही गालों में लाली छा जाती है। ये सुरभि थी जो बेटों द्वारा इतना तंग की गई थी कि हंसना भूल गई थी, पर आज वह भी खुश थी। और दिल जो तुम्हारा धाड़ धाड़ बज रहा है, आंखों में चमक आ रही है और नजर न लगे सेहत भी अच्छी है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वस्तुतः व्यक्ति स्वभाव से ही सामाजिकता चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, जानें और कोई उनमें ऐसा हो जिसके लिए वह खास हो, जिसे देखकर उसका दिल धड़के तो उसे देखकर वह भी गुलाबी हो जाए। यह ईश्वर की सौगात है। इसे उसी रूप में देखना चाहिए। जो देखते हैं वह पार हो जाते हैं, जो नहीं देखते वह घिसट घिसट कर जीते हैं। खैर साहब, बात चली खुली और दोनों के मना करने के बाद भी सभी वरिष्ठ नागरिकों ने दोनों को विवाह करने की सलाह दी। शुरुआती हिचकिचाहट और औचित्य के प्रश्नों के बाद बात रब की मर्जी बन गई। भाई, अब तो तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगी।
यह सुशीला ताई थी, सबसे बुजुर्ग महिला। बहरहाल तैयारियां शुरू हुई। रोज नई नई रस्में बुजुर्गों द्वारा सुझाई जाती और होती। कभी गीत गाए जाते तो कभी देर तक नृत्य होता। पूरा वातावरण मानो स्वर्गलोक जैसा हो गया था। तो जैसा होता है यहां भी ग्रहण लगना था, लगा। कादम्बरी के कर्नल बेटे की शक्ल में। पहले फोन आया, फिर वह खुद ही आ गया। यह सब क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह शांत थी और बेहद सुलझी हुई आवाज में उन्होंने कहा, तुम तो मुझे फालतू सामान की तरह यहां फेंक गए थे। फिर तुम क्यों मुझे बता रहे हो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? अरे पर क्यों? आखिरकार वह लाल पीला होता चला गया। पूरा ओल्ड एज होम उस दिन बहुत खुश हुआ और प्यार की राह पर डटे रहने के लिए कादम्बरी को विशेष बधाई दी थी सभी ने। दोनों जमाने की हवा में बिगड़े हुए थे। खासकर बड़ा तो ऐसा था कि उसने अपनी पुत्री का प्रेम विवाह बर्दाश्त नहीं किया था और बेटी से तमाम संबंध तोड़ लिए थे। पर समीर जी सोच रहे थे कि कौन सा मुझे उसके पास रहना है, उसके पैसे चाहिए। मैं यहां अपनी दुनिया में मस्त हूं, उससे किसी को क्या ऐतराज। पर इंसान जो सोचता है वही हो जाए तो फिर ऊपर वाले स्क्रीन प्ले राइटर को कौन पूछेगा? तो एक दिन वही हो गया जिसका समीर जी को डर था। बड़ा वहां आ धमका 4-5 रिश्तेदारों को लेकर और हंगामा शुरू हो गया। समीर जी ने ही नहीं, उनके साथियों ने भी बहुत समझाया कि बेटे यह सिर्फ हम लोगों की जिद है, वरना उम्र के तीसरे पड़ाव के आखिर में शादी का कोई औचित्य नहीं है। बस जिंदा दिल लोगों के मन की उमंगें हैं और कुछ दिन और जी लेने का बहाना है यह सब। पर साहब वह लड़का नहीं माना तो नहीं माना। पूरा दिन हंगामा चलता रहा। फिर वातावरण भारी भारी हो गया। अंत में अंधेरा घिर आने पर वह समीर जी को लेकर कमरे में बंद हो गया। अंदर उसने न जाने कितना उन्हें अपमानित किया। भोगी, वासना का कीड़ा, नीच, दुष्ट, चरित्रहीन, जितना वह अपमानित कर सकता था उसने किया। अंत में यह कहकर कि तुम हमारे लिए मर गए, वहां से रवाना हुआ। उसके जाने के बहुत देर बाद तक समीर जी अपने कमरे में ही बुत बने बैठे रहे। जीवन भर में जो नहीं सुना था वह सारी गंदगी उनके उजले दामन पर वह लगा गया था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई हाथ भी लगाता तो वह गिर जाते। बहुत देर तक उनके कमरे की लाइट नहीं जली तो माधुरी ने आवाज दी, भाई साहब लाइट तो जला लीजिए। कोई आवाज नहीं आई तो उसने अंधेरे में कुर्सी पर बैठे समीर जी से कहा, आप बच्चों की बात का बुरा मान बैठे, चलिए लाइट जलाइए और सबके साथ खाना खाने चलिए। कहकर उसने लाइट जलाई और समीर जी को देखा। देखते ही वह चौंक गई। उनका सिर एक ओर लुढ़का हुआ और निर्दोष आंखें खुली हुई थी। माधुरी की चीख ने पूरे ओल्ड एज होम को हिला दिया। सभी जन दौड़ते हुए आए। क्या हुआ, क्या हुआ? सबके आगे कादम्बरी थी। सिंह साहब ने हाथ से नब्ज छूकर देखी और सिर हिला दिया। अचानक ही सभी वृद्धों में सन्नाटा छा गया। वातावरण में अपने एक खुश मिजाज, जिंदा दिल, हंसने खेलने वाले साथी के यूं अचानक चले जाने का गम व्याप्त हो गया। कादम्बरी सूनी सूनी आंखों से उनके चेहरे को देखती रही। शांत सौम्य चेहरा जैसे कह रहा हो, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम, यहां नहीं तो वहां उस क्षितिज के पार मिल जाएं हम। अब ओल्ड एज होम में जिंदगी थम सी गई है। हंसी खुशी प्रफुल्लता सब चली गई। यंत्रचालित ढंग से सब रहते, मशीनी ढंग से उठते सोते। समीर जी के कमरे में कादम्बरी जी सुबह शाम नियम से जाती। उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाती, घंटों बैठी रहती गुमसुम सी उदास। कभी कभी कोई यूं भी जिंदगी में आता है कि अपने व्यवहार, बातों और दिल की गहरी छाप आपके व्यक्तित्व पर छोड़ जाता है, फिर चाहे वह पराया ही क्यों न हो। न जाने क्यों यह समाज का नियम हमें भुगतना पड़ता है कि हर एक रिश्ते को नाम दो,
या फिर लोगों के व्यंग बाणों अपमान का निशाना बनो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरह फूलों की बगिया में ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों की खुशबुओं पर सभी का हक है, वैसे ही अच्छे इंसान और उसके व्यवहार गुणों पर सभी का स्वाभाविक हक हो। और फिर कुछ दिनों बाद कादम्बरी जी न जाने कब कहाँ चली गईं, यह कोई नहीं जान पाया। ओल्ड एज होम और उदास हो उठा, पर माधुरी विश्वास से कहती, वह जहां भी होगी लोगों में खुशियां बांट रही होगी। पर यह कहते कहते न जाने क्यों उनकी आंखें भर आती और वह सिसकने लगती। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।